हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। आज हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसके नेचर के हिसाब से एनालाइज किया जाए और कैसे उसे कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासीफाई किया जाए। तो चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो फटाफट अब आप लोग कॉपी में हेडिंग डालो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। हम लोग बात करते हैं कि ये चैप्टर क्या है और ये चैप्टर को क्यों लाया। तो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सर, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस का रिजल्ट को पता लगा, ठीक है, और फिनेंशियल पोजीशन को करेक्टली प्रेजेंट कर। अब इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसके नेचर के हिसाब से एनालाइज करना जरूरी होता है। हमें यह पता लगाना जरूरी होता है कि कैपिटल नेचर कौन कौन से ट्रांजैक्शन है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर के हैं। इसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में उसे प्रेजेंट करना पड़ता है। जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। अगर हम क्लासिफाइड प्रॉपर ढंग से करेंगे तभी हम उसे हम अच्छे से फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर पाए। तो चलो, अब आप लोग फटाफट हेडिंग डालो। बिजनेस ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन को दो भाग में बांटा गया। ट्रांजेक्शन को उसके नेचर के हिसाब से, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर के हिसाब से कितने भाग में बांटा गया सर? दो भाग में बांटा। एक तो हो सकता है वो कैपिटल के नेचर का, दूसरा हो सकता है रेवेन्यू के नेचर। कैपिटल के नेचर का, दूसरा हो सकता है रेवेन्यू के नेचर का। अब देखो, कैपिटल नेचर के जो होते हैं उसको भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कैपिटल नेचर का क्या हो सकता है, रिसिप्ट हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल नेचर का क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है। कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है कि देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन में या तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास से पैसा चला गया, ठीक है, और रिसिप्ट मतलब पैसा आया। तो या तो पैसा जा सकता है या फिर पैसा आ सकता है, कैपिटल के नेचर का, ठीक है। और दूसरा बात कर लेते हैं रेवेन्यू का नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर में भी या तो पैसा आ सकता है या फिर पैसा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसा जा सकता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो बेसिकली बोला जाए तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को बेसिकली इन चार कैटेगरी में रखा जाता है। कितने कैटेगरी में रखा जाता है, चार कैटेगरी। पहला कैटेगरी हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कैटेगरी हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट, तीसरा कैटेगरी हो सकता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चौथा कैटेगरी हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बेसिकली इन चार कैटेगरी में बिजनेस ट्रांजैक्शन को बांटा जाता है। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट है, इन दोनों को, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों को कहां पे दिखाते हैं सर? इन दोनों को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको कहां पे दिखाते हैं? इसे हम दिखाते हैं इनकम स्टेटमेंट के। इसको कहां पे दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और सर, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्लियर हो गया?
कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको चार भाग में बांटते हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, या रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा एक एक करके बात कर लेते हैं कि आपने बोला सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में दिखा। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से या तो हमारा एसेट बढ़ेगा, एसेट की तरफ दिखा सकते हैं, या तो हमारा एसेट बढ़ सकता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा कोई लाइबिलिटीज कम हो सकता है। एसेट बढ़ सकता है या फिर लाइबिलिटीज क्या हो सकता है, कम हो सकता है। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट की वजह वजह से क्या हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट की वजह से हमारा या तो लाइबिलिटीज बढ़ सकता है, या फिर एसेट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, ये चीज हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये खर्चा है, ये खर्चा है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। किधर जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है या फिर पीएनएल अकाउंट में जा सकता है। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये कहां जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट साइड में। ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड किसका, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल। क्लियर हो गया, आपको यह पता चल गया कि कौन सा किधर जाएगा, यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात, जो कैपिटल होगा, जो भी कैपिटल नेचर का, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसिप्ट हो, वो तो जाएगा बैलेंस शीट में, वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। और रेवेन्यू नेचर का जाएगा पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एसेट को बढ़ाएगा या लाइबिलिटीज को कम करेगा, और कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटीज को बढ़ाएगा, एसेट को कम करेगा। चलो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर की। सर हमने एक्सपेंडिचर देखा था कि दो भाग में हमने बांटा था, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो दो ही भाग में है, बट हम लोग तीन भाग में बांट के सीखेंगे। मैं आपको बताता हूं, वैसे तो कैपिटल और रेवेन्यू होता है, बट रेवेन्यू जब एक्सेस हो जाता है, जब हैवी हो जाता है, तो उसको डेफर्ड कर दिया जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को तीन भाग में बांट के हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो आपने देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा होता है, अब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ एक्सेस हो जाए, बहुत ही हैवी खर्चा हो जाए, ठीक है, तो हैवी नेचर का हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग क्लासिफिकेशन कर देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या बोल देते हैं, तो बोल देते हैं डेफर्ड, यानी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि उसको 2-3 साल में, 4 साल में हम उसे खर्चा दिखाएंगे, एक बार में खर्चा नहीं दिखाएंगे। तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हम लोग एक्सपेंडिचर को तीन भाग में बांट के सीखने वाले हैं। वैसे तो ये सारी बातें आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि खर्चा क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बट हम लोग आज के क्लास में थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलो अब आप लोग नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो। सबसे पहला जो आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या होता है सर, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कोई खर्चा करने से, कोई खर्चा यानी जब हम कोई पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट करने से उसका बेनिफिट मिलता है, मुझे 1 साल से अधिक का बेनिफिट मिलता है। जैसे हम कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, तो हम पेमेंट तो कर रहे हैं, बट उस लैंड का क्या यूज एक ही साल तक करने वाले हैं या एक से अधिक साल तक यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो
अगर हम मान के चलो सैलरी का पेमेंट करते हैं तो सैलरी तो सर एक महीना यूज होगा, यानी विद इन द अकाउंटिंग पीरियड है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा जिस पेमेंट का बेनिफिट 1 साल से अधिक पीरियड के लिए अकाउंट लिए मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसकी दूसरा पॉइंट अगर बोले, पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग इन नेचर, यानी ये जो होगा क्वाइट इनफ्रीक्वेंट होगा, ये बार बार ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं होगा, क्वाइट इनफ्रीक्वेंट होगा। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम लैंड परचेज करते, परचेज ऑफ लैंड, अब क्या बार बार लैंड परचेज करोगे? परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो आप ये सब जो खरीद रहे हो आप बार बार नहीं खरीद रहे हो, नॉन रेकरिंग नेचर का है, यानी हम बार बार ये ट्रांजेक्शन अकर नहीं होता है। क्या? थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, या तो ये क्या करता है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, और रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, या तो क्या करता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, या फिर क्या करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करता है कम कर देता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मान के चलो कोई फैक्ट्री है, और हम फैक्ट्री में वैसे तो मजदूर जो है मैनुअल हाथ से काम कर रहे थे, बट हम क्या किए, एक मशीन खरीद लिए। ठीक है, अब मशीन खरीद लेने से क्या हुआ कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बढ़ गया, एक तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। ठीक है, और मजदूर जो इतने सारे मजदूर थे जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो एक अकेला मशीन काम कर रहा था, तो हमारा ऑपरेटिंग खर्चा एक्सपेंसेस क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर कोई ऐसा खर्चा हम करते हैं जिसके वजह से हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, हमारा कमाने का क्षमता बढ़ जाता है, और हमारा खर्चा जो है वो कम हो जाता है, तो उस खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये 3 खासियत है, ध्यान रखना है। एक तो पहला खासियत क्या है कि ऐसा कोई खर्चा जिसका फायदा हमें 1 साल से अधिक मिलना है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा, जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, बार बार नहीं होगा, यानी कि कभी कभार, बार बार नहीं होगा। इसको अगर हम एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, कभी कभार होने वाला ट्रांजेक्शन, कभी कभार होने वाला ट्रांजेक्शन, कभी कभार होने वाला ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये तो नॉन रेकरिंग। और तीसरा कि ये हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है अर्निंग कैपेसिटी, या फिर हमारे खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करता है, कम कर देता है। तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट टू द असेट अकाउंट, डेबिट टू द असेट्स। हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई एसेट को खरीदते होंगे, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदते होंगे, तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं सर, जो भी एसेट खरीदते हैं, जैसे परचेज करते हैं लैंड, तो लैंड अकाउंट डेबिट करते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं। तो ये तो हो जाता है एसेट अकाउंट में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा, अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट में बात करें तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहा जाएगा, तो सर इसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, सोन अंडर, सोन अंडर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, सोन अंडर असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कहा दिखाएंगे, एसेट साइड के अंदर दिखाएंगे। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है।
एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो देखो, इसका सबसे पहला कैटेगरी होता है कि आप कोई एसेट परचेज कर लिए। कैटेगरी वन क्या होगा? आप कोई एसेट परचेज कर लिए, परचेज कैटेगरी वन में आ जाएगा परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट, आप कोई एसेट को क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। अगर इसकी एग्जांपल बोले तो एग्जांपल में जैसे आप कोई लैंड खरीद लिए, आप कोई बिल्डिंग खरीद लिए, आप कोई प्लांट खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, कोई फर्नीचर खरीद लिए, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा, कंप्यूटर एटसेट्रा। आप क्या कर रहे हो? कोई एसेट खरीद रहे हो। बोले तो आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये तो हो गया कैटेगरी वन की कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल। अगर हम दूसरा कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी टू की, कैटेगरी टू, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो एसेट खरीद रहे हैं, कभी कभी वो एसेट पुराना हो जाता है तो उसके वैल्यू में हम इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, मान के चलो हमारे पास बिल्डिंग 2 फ्लोर का था। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लोर क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो हम नया बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हैं, हमारे पास बिल्डिंग पुराना ही है, उसमें हम एक फ्लोर बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये होता है एक्सटेंशन, हम कर रहे हैं सेट को, क्या कर रहे हैं? एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट आप बोल सकते हो, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट, एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट। यानी कोई मान के चलो मशीन है जो थोड़ा पुराना हो गया है, अब हम क्या किए, उसमें और हैवी खर्चा करके उसको और इंप्रूव कर दिए, उसका जो पुराना कैपेसिटी सा था उससे वो बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ एसेट, एक्सटेंशन ऑफ एसेट। वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा कैटेगरी, कैटेगरी थ्री। कैटेगरी थ्री, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब कोई कोई एसेट होता है जिसको इंस्टॉल कराना पड़ता है, जैसे कोई प्लांट और मशीन खरीद के लाए, तो बहुत बड़ा बड़ा हैवी मशीन आया, अब उसको फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तो उसमें मजदूरी जाएगा। ठीक है, तो वो सब जो खर्चा होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर रखेंगे। ठीक है, और एक होता है चौथा कैटेगरी। तो अभी जो 1 2 3 है वो क्या है? फिक्स्ड एसेट से संबंधित है, कि कोई मशीन खरीदी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, उसको इंप्रूव कर लिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको इंस्टॉल करा लिए, ये सब क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है। ये चौथा कैटेगरी है, ये इंटेंजिबल से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अक्वायर कर रहे हैं राइट, एक्वायर मतलब होगा खरीदना। ठीक है, अक्वायरिंग, अक्वायरिंग राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। ध्यान से सुनना, अक्वायरिंग राइट टू कैरी ऑन ऑन बिजनेस, किसी बिजनेस का हम अधिकार खरीद रहे हैं। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है कि गुडविल, अगर हम किसी दूसरे बिजनेस को खरीद रहे हैं तो साथ में हम गुडविल भी खरीदते हैं। उसको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो उस बिजनेस का रेपुटेशन है, उसका गुडविल, तो हम उसको भी परचेज कर रहे हैं। जैसे कभी कोई कॉपी राइट खरीद रहे हैं, कॉपी राइट खरीद लेते हैं, पेटेंट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये सब भी किसके अंदर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये सब एग्जाम्पल थे कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका फायदा हमें 1 साल से अधिक पीरियड के लिए मिलता है, नॉन रेकरिंग नेचर का, बार बार नहीं करने वाला है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी का गुडविल आप बार बार खरीदोगे, कोई मशीन आप बार बार खरीदोगे, फ्रीक्वेंट नेचर का नहीं होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, कभी कभार होता है। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार होता है, और उसका बेनिफिट कई सालों तक हमें मिलता है। ठीक है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खास, तो 3 पॉइंट है जो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको ध्यान रखना है। पहला तो 1 साल से अधिक का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा नॉन रेकरिंग नेचर का है, तीसरा क्या होता है कि उसके वजह से हमारा कैपेसिटी कमाने का बढ़ जाता है या हमारा खर्चा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या करेंगे, उसको एसेट अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, या और फिर उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर दिखाएंगे। तो आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने समझ लिया, अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, क्या होता है। तो सबसे पहले दो चार लाइन इसके बारे में लिखते हैं कि सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा खर्चा एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होता है, जो इनकर्ड होता है टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, टू मेंटेन। यहां पे देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोल रहे थे इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, यानी हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस, और प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, मेंटेन कर रहे हैं अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी हमारा बढ़ नहीं रहा है और हम अपने प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, एक्सपेंडिचर इनकम टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। और इसमें ये भी लगा लो, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ये हमारा डे टू डे का काम है, हम यही करते हैं, हमारा यही धंधा है, इन द नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस। अब जैसे अगर हम बात कर ले कि मान के चलो कोई कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो वहां पे डे टू डे हमारे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए क्या होता होगा, रेगुलर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा क्या होता होगा। वहां पे स्टाफ होंगे, सैलरी दिया जाता होगा, मजदूरी दिया जाता होगा, फिर क्या होगा कि जिस फैक्ट्री में जो बिल्डिंग होगा उसको वहां पे बिल्डिंग का रेंट दिया जाता होगा, बिजली बिल दिया जाता होगा, ठीक है। तो ये और ये सब डे टू डे का क्या होगा, खर्चा होगा। जैसे कपड़ा के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो रॉ मटेरियल परचेज करते होंगे। ये सब क्या था, नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी को बना के रखने के लिए। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, स्टाफ को सैलरी देना जरूरी है, ठीक है। बट अगर हम कोई हैवी लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, तो वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन नहीं करता है। उस मशीन को खरीदने से अर्निंग कैपेसिटी हमारा बढ़ जाता है। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करो। वहां पे क्या हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा इंक्रीज हो रहा था अर्निंग कैपेसिटी और हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रहा है, ठीक है। और वो भी किस में हो रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारा यही धंधा है, हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर बार बार होता है, लगातार होता है। जैसे स्टाफ को सैलरी हम हर महीना देते हैं, मजदूरी हर महीना देते हैं, किराया हर महीना देते हैं, अगर ब्याज पे मान के चलो कोई लोन लिए तो हर महीना चुकाते हैं। तो रेकरिंग नेचर का है, बार बार होता है। रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार होता है, बार बार जो एक्सपेंडिचर। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब तीसरा, इसके वजह से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता, अर्निंग कैपेसिटी डज नॉट इंक्रीज, अर्निंग कैपेसिटी डज नॉट इंक्रीज। इसके वजह से हमारा कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता, वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी लिखा देता हूं कि अर्निंग कैपेसिटी डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेनिफिट जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बेनिफिट जो है वो हमें एक अकाउंटिंग पीरियड या उससे कम में ही मिलता है। बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड और लेस देन वन अकाउंटिंग, और लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड। हम ये बोल रहे हैं कि इस खर्चा को करने से जो हमें फायदा मिलेगा एक साल के अंदर ही मिल जाएगा, या एक साल से कम मिलेगा, एक साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्टाफ को सैलरी देते हैं तो उसका बेनिफिट हमें एक महीना मिलता है, दूसरा महीना सैलरी नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसी तरह से रेंट रहता है, मंथली रेंट रहता है, तो एक महीना का फिर दूसरा महीना हमें रेंट देना पड़ता है।
ठीक है, तो ये बार बार आता है और इसका फायदा हमें एक ही साल के अंदर मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानने के लिए। ये एक साल का पीरियड के लिए ही होता है, एक साल से ज्यादा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड खरीदे तो उसका फायदा हमें कई सालों तक मिलेगा, जब तक हम उस लैंड को बेचेंगे नहीं तब तक हम उसका उसका बेनिफिट यूज करेंगे। बिल्डिंग भी हमें कई सालों तक देता है, मशीन भी हमें कई सालों तक देता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, वेजेज, ये सब क्या है, ये हमें विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट हमें मिलता है। चलो, तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, वो तो हम लोग समझ लिए। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग, दो बात सबसे पहले बताओ, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी पे करते हो तो क्या करते हो सर? अगर स्टाफ को सैलरी पे करते हैं तो क्या करते हैं, खर्चा को डेबिट करते हैं। डेबिट हम करते हैं, डेबिटेड टू एक्सपेंसेज अकाउंट। हम किसी खर्चा को करते हैं, जैसे हम रेंट पे किए तो रेंट को डेबिट करते हैं, खर्चा को हम डेबिट करते हैं। ये तो जर्नल एंट्री हो गया। दूसरा, फाइनल अकाउंट में बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाओगे, तो खर्चा है तो खर्चा को दिखाएंगे हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के कहाँ दिखाएंगे, शो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सोन अंडर, सोन अंडर डेबिट साइड, सोन अंडर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, सोन अंडर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल। क्लियर हो गया कि खर्चा अगर रेवेन्यू नेचर का है तो हम इसे तो यार खर्चा को डेबिट करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता तो हम वहां पे डेबिट करते थे असेट को, खर्चा को डेबिट नहीं करते थे, असेट को डेबिट करते थे और उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते। तो दोनों को समझना जरूरी है, दिमाग को खोल के रखो, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम जिसका बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चा, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, हम कोई गुड्स परचेज किए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, उसका खर्चा ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हम अपने स्टाफ को वेजेस दे रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, रेट्स एंड टैक्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम अपने फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर, ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये बार बार होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिर बात कर ले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखेंगे ये सब क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बस इतना समझ लो, बेचने से रिलेटेड खर्चा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने दो चार एग्जाम्पल आपको दिखाया। जैसे गुड्स परचेज करते हो तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मजदूरी देते हो, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। ये सब क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे पता लगाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सर सबसे पहला है देखेंगे कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये कभी कभार कर रहे हैं, रेगुलर नेचर का है कि नहीं, और सबसे बड़ा बात कि इसका फायदा हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को खर्चा में डेबिट करते हैं और दूसरा उसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, अब आप लोग हेडिंग डालो, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा कोई कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं कि दिखने में लगेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बट वो क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो मैं उस एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो,
नहीं तो आपको समझ में हो सकता है नहीं आए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करने वाला हूँ कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो दिखने में रेवेन्यू नेचर के लगते हैं, ठीक है, बट वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो मैं सबसे पहला बात कर लेता हूँ रिपेयर्स का। सबसे पहला बात कर लेता हूँ रिपेयर्स का। अब देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर बात करें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस वर्ड नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेंटेनेंस तो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात ही, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। हम बात करते हैं सबसे पहले रिपेयर्स की। तो रिपेयर्स क्या होगा, रिपेयर्स जनरली अगर बोला जाए तो यूजुअली क्या होता है, रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बट बट लगा देता हूं, ठीक है, बट अगर रिपेयर्स हम किसी सेकेंड हैंड मशीन का करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिपेयर्स करते हैं सेकेंड हैंड मशीन का, और हमें बताता है कि इसके वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया है, सेकेंड हैंड मशीन जो है बिल्कुल नया हो गया है, रेडी टू यूज हो गया है सेकेंड हैंड मशीन। ठीक है, अगर हम रिपेयर करते हैं सेकेंड हैंड मशीन और वो मशीन रेडी टू यूज हो जाता है, एकदम बिल्कुल नया हो जाता है, तो क्या हुआ, उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। अब उस केस में सर अगर कोई खर्चा करते हैं जिसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और उसको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज करते हैं, तो वो फिर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा? नहीं सर, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, तो रिपेयर जो नॉर्मल दिख रहा है, अगर हमें सीधा रिपेयर मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और उसे हम खर्चा दिखाएंगे और ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। बट अगर बोला जाएगा कि ये रिपेयर किसी मशीन का किया गया है और उसके वजह से मशीन का लाइफ बढ़ गया है, वो रेडी टू यूज हो गया है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो कितना टेक्निकल है। अब बात कर लेते हैं दूसरा, वेजेज। वेजेस, मजदूरी। सर मजदूरी तो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है, तो मजदूरी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बट फिर यहां पे मैं लगा देता हूं बट, अगर वही रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम वहां पे अगर हम वही वेजेस जो है सर पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, या इंस्टॉल, कंस्ट्रक्ट करना या इंस्टॉल करना किसी एसेट को, इंस्टॉल करना किसी एसेट को, कंस्ट्रक्ट और इंस्टॉल एसेट, या कोई बिल्डिंग बोल सकते हो, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, उस केस में अगर हम कोई मजदूरी पे करते हैं तो वो मजदूरी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, वो मजदूरी हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये चीज समझ में आता है, उनको याद रहता है कि वेजेज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ना, ऐसा नहीं करना। वेजेज अगर कोई एसेट के लिए, अगर हम कोई एसेट को बनाने के लिए या कोई एसेट को इंस्टॉल करने के लिए अगर वेजेस पे किया जा रहा है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे ये रूल आपको याद रखने होंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैं दो चार एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस क्या होता है सर, कानूनी खर्चे। कानूनी खर्चे जैसे एडवोकेट को पे करते हो, कोई स्टाम्प पे करते हो, कोर्ट के लिए कोई खर्चा करते हो, तो नॉर्मली तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, नॉर्मली ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बट अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस करते हो किसी एसेट के लिए, लीगल एक्सपेंसेस मान के चलो, अगर लीगल एक्सपेंसेस इनकर करते हो, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हो इन कनेक्शन विथ, इन कनेक्शन विथ परचेज ऑफ न्यू एसेट, कनेक्शन विथ परचेज ऑफ न्यू एसेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो मान के चलो हमारी कंपनी एक लैंड खरीद जो कि डिस्प्यूटेड है। ठीक है, डिस्प्यूटेड मतलब उस पर कानूनी क्या बोल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, डिस्प्यूटेड है और वो लैंड कंपनी परचेज कर रही है। क्या होगा, उसके लिए कोर्ट से एडवोकेट को खर्चा करना पड़ेगा, कोर्ट से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस आएंगे। और अगर हम वो लैंड खरीद रहे हैं तो क्या होगा, हम जब लैंड का को जब अपने बुक्स में दिखाएंगे तो ये जो लीगल एक्सपेंसेस हम लैंड के लिए पे कर रहे हैं, वो उससे हमारा लैंड का वैल्यू बढ़ जाएगा। हम उसको, उस खर्चा को हम एसेट के अंदर ही रखेंगे, यानी उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ना कि
हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं चौथा, फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट का मतलब आप तो जानते होंगे, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। फ्रेट एंड कैरेज का मतलब क्या होता है, भाड़ा। तो नॉर्मली भाड़ा हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। भाड़ा हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बट अगर वही भाड़ा किसी एसेट को लाने में, नया एसेट को खरीद के लाने में करते हैं तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। बहुत सिंपल है। अगर वही करते हैं, इफ फ्रेट एंड कैरेज, इफ फ्रेट एंड कैरेज पेड फॉर एनी फिक्स्ड एसेट। अगर हम किसी अस्थायी संपत्ति या कोई भी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स को खरीद, भाड़ा तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगेगा। तो अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में हम फ्रेट पे करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल आपको रखता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मली हमारा क्या है सर, हमारा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बट इफ, अगर वही इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बात, अगर वही इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वो क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई लोन का पर इंटरेस्ट, लोन लिया गया था बिल्डिंग को बनाने के लिए और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, लास्ट एग्जांपल है ये, रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। अब ये रॉ मटेरियल खरीदना तो जनरली यूजुअली अगर बोला जाए तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बट वही रॉ मटेरियल अगर हम परचेज करते हैं, बट इफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम मतलब उसको यूज करते हैं, वही रॉ मटेरियल अगर यूज करते हैं फॉर मेकिंग द फिक्स्ड एसेट्स, मान के चलो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए हम अगर रॉ मटेरियल को यूज करते हैं तो वो फिर क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं ये दो चार आपको एग्जांपल दिया हूं, इसके अलावा ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है जो दिखने में तो आपको रेवेन्यू नेचर का लगेगा, बट जब उसका ट्रांजेक्शन को अंदर से देखिएगा, पढ़िएगा, तो अगर ये किसी एसेट को बनाने में या उसको कंस्ट्रक्ट करने में लगाया है तो फिर वो बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ये चैप्टर बहुत छोटा है, अगर मैं चाहता तो 4 से 5 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि देखो आप अभी अपना पिलर खड़ा कर रहे हो, आप क्लास 11 के बच्चे हो, आप अपना पिलर खड़ा कर रहे हो। आप जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ो, आप नॉलेज के लिए पढ़ो, आप चीज को समझो, एनालाइज करो, तभी आप आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अकाउंट्स आपका मेन कोर सब्जेक्ट है। अगर आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम में अपियर करना चाहते हो, अगर सीए, सीएस, सीएमए करना चाहते हो, तो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से अपने आप को मजबूत करके रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो बच्चों, अब आप लोग फटाफट हेडिंग डालो, थर्ड नंबर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने बात कर ली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, हमने बात कर ली कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अब बात कर लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बस उसको क्या किया जा रहा है, डेफर किया जा रहा है। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन किया जा रहा है, पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, डिले कर देना। कि देखो बहुत ही हैवी खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही हैवी हो गया, अब हैवी खर्चा है, बहुत ही ज्यादा हो गया है, अब उसको हम 1 साल में खर्चा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हमको पता है कि ये जो खर्चा किया इसका बेनिफिट हमें 1 साल से अधिक मिलने वाला है। तो उसको हम क्या करते हैं, डिले कर देते हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम एक एग्जाम्पल लेके पहले समझते हैं। एडवर्टीजमेंट किए हमने एक नया प्रोडक्ट का, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट।
जब नया नया प्रोडक्ट आया तो उसको हमने क्या किया, लॉन्च किया, और उसको उसके ऊपर हमने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसके एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हम क्या किए, 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। अब हमें पता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट खर्चा है, ये ये इसका बेनिफिट, हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमको 1 साल नहीं मिलने वाला है, हमको 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जनरली अगर बोला जाए तो ये एडवर्टीजमेंट अगर जनरली बोला जाए तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जनरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बट हम जानते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया, इसके वजह से हमें ये खर्चा करना पड़ा, और इस खर्चा करने के वजह से इसका बेनिफिट, हम नया प्रोडक्ट को हम 5 साल तक ज्यादा बेच पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इस खर्चे को क्या कर रहे हैं, हम डेफर कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेफर कर दे रहे हैं। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर दे रहे हैं फॉर 5 इयर्स। 5 साल तक हम क्या चाह रहे हैं कि इस खर्चे को हम 5 साल तक दिखाएंगे, ये हमारा खर्चा, इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिला है, तो हम 5 साल तक इस खर्चे को दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे 5 साल तक, चलो अब देख लेते हैं कि 5 साल तक हम कैसे दिखाएंगे इसको। ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, ईयर 4 हो गया, 5 हो गया, राइट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। अब हम क्या करेंगे, इस 1 करोड़ के एक्सपेंसेस को 5 साल में हम रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखाएंगे। यानी 1 करोड़ को अगर 5 साल में दिखाना है, इसका मतलब 20 लाख हम ईयर 1 में दिखाएंगे, 20 लाख ईयर 2 में दिखाएंगे, 20 लाख ईयर 3 में दिखाएंगे, फिर 20 लाख ईयर 4 में दिखाएंगे, और 20 लाख ईयर 5 में दिखाएंगे। यानी ये 20 लाख को हम जो एक्सपेंसेस के रूप में दिखाएंगे फर्स्ट ईयर, हम क्या करेंगे, और ध्यान से यहाँ पे थोड़ा देखना कि हम एक्सपेंसेस ईयर 1 में एक्सपेंसेस दिखाएंगे 20 लाख, बट चूंकि 1 करोड़ हमने खर्चा कर दिया है, तो बाकी का जो 80 लाख होगा, बाकी का जो 80 लाख होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। फर्स्ट ईयर 20 लाख खर्चा हुआ, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 80 लाख गया, यानी हमारा 1 करोड़ का हमने खर्चा किया। दूसरे साल हमने फिर से वापस से 20 लाख का खर्चा किया। अब चूंकि 20 लाख ऑलरेडी पिछला साल खर्चा किए थे, तो हमारा बैलेंस कितना बचा था, 80 लाख। 80 लाख में से फिर 20 लाख खर्चा कर दिए, तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 60 लाख। फिर ईयर 3 में फिर वापस हम 20 लाख का खर्चा करेंगे, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस बचेगा वो बचेगा, यानी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे 40 लाख। फिर ईयर 4 में हम 20 लाख दिखाएंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे 20 लाख। और ईयर 5 में फाइनली 20 लाख का खर्चा दिखाएंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में हमारा 0 हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम खर्चे को एक बार में 1 करोड़ नहीं दिखा के इसको हम 5 साल में बांट करके दिखा रहे हैं। तो ये होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो अब हम लोग फटाफट इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो फटाफट मेरे साथ लिखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, भारी भरकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दैट इज इनकर्ड, दैट इज इनकर्ड that is incurred during an accounting period, that is incurred during accounting period, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कर होता है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बट इट इज एस्टिमेटेड, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट, but it is estimated that its benefit will extend, its benefit will extend, बेनिफिट क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड, बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड। मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो बात बोला। पहला बात तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में अकर होता है, और उसका बेनिफिट जो है ना, उस खर्चे का बेनिफिट हमें 1 साल से अधिक मिलेगा।
अब क्योंकि एक साल से अधिक मिलेगा, यानी बेनिफिट एक साल से अधिक मिलेगा, बेनिफिट एक साल से अधिक मिलेगा। अब एक साल से अगर अधिक मिलेगा तो फिर हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं मान सकते, उसको डेफर्ड करना होगा, उसको 2 साल 4 साल 5 के अंतराल में जैसा आपको मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होगा, जैसा बोला जाएगा उसके हिसाब से उसे खर्चा में हम दिखाएंगे। एक साल से बेनिफिट एक साल से अधिक होगा, यानी इस खर्चा का बेनिफिट एक साल से क्या होगा, अधिक होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, अब उस खर्चे को हम दो भाग में बांटेंगे। चल पहला भाग कि जिस साल हम खर्चा दिखाएंगे यानी 1 ईयर का जो होगा वो हम पीएल अकाउंट पे डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर, मैंने क्या किया, एक साल का हम पीएल अकाउंट में डेबिट कर लिया। एक्सपेंसेज ऑफ 1 ईयर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। एक साल का तो हम पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए, जिसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट रिटेन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट, अमाउंट रिटेन ऑफ, यानी एक साल का खर्चा अमाउंट रिटेन ऑफ कर दिए। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं दूसरा, जो एक साल के बाद का खर्चा, यानी जैसे हमने देखा 1 करोड़ में 20 लाख तो हम पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए, और बाकी का जो अमाउंट है नॉट रिटेन ऑफ, जो इस साल हम रिटेन ऑफ नहीं किए हैं, अमाउंट नॉट रिटेन ऑफ, अमाउंट नॉट रिटेन ऑफ, उसको क्या करेंगे, हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, सोन एज एसेट, सोन एज एसेट कर बैलेंस शीट। हम उसे कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। बट सर ये जो एसेट है, चल में तो ये खर्चा है, एसेट कैसे हो सकता है, तो इस तरह के एसेट को बोला जाता है फिक्टिटियस एसेट। आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड में जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, फिक्टिटियस एसेट। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, पहला तो हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्या होता है सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कर लेते हो खर्चा, यानी इसको अगर आप बोले तो प्रायर इनकॉर्पोरेशन, प्रायर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। प्रायर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि कंपनी बनी नहीं थी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी, उससे पहले हमने खर्चा, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा कोई शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उस पर ब्रोकरेज और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हैवी अमाउंट होता है, एक साल में उसे हम कैसे खर्चा दिखाएंगे, तो ब्रोकरेज और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। कोई शेयर और डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उस पर हम अगर कोई डिस्काउंट देते हैं, कोई ब्रोकरेज पे करते हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई हैवी एडवर्टीजमेंट का खर्चा, हैवी एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किए हैं तो बहुत हैवी अमाउंट होगा, उसको भी हम फिक्टिटियस एसेट यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। रिसर्च, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। चलो ये सब एग्जांपल्स थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको डेफर्ड रेवेन्यू क्लियर हो गया हो। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो रिसिप्ट्स। रिसिप्ट जो होता है, रिसिप्ट को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, रिसिप्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग लिखो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में फटाफट लिखो, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट।
द अमाउंट received by the entity, amount received by the entity which either increase the लाइबिलिटीज, या तो लाइबिलिटीज को बढ़ा देता है, कोई भी अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं और वो अमाउंट लाइबिलिटीज को बढ़ा देता है, या फिर रिड्यूस कर देता है एसेट, रिड्यूस कर देता है, तो वैसे नेचर के रिसिप्ट को बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होता है ये नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? अब ये आपका डे टू डे बिजनेस का रिसिप्ट नहीं है। जैसे सेल से पैसा आता है तो वो हुआ रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसका पैसा नहीं। कभी कभार ऐसा जैसे बैंक से लोन ले लिए तो ये तो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, ये आपका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का पैसा तो नहीं हुआ, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। जैसे आप अपने किसी एसेट को बेच देते हो, सेल कर देते हो फिक्स्ड एसेट का, उससे पैसा आ जाता है, ये आपका रोज का धंधा तो नहीं है, इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं बोलोगे। तो ऐसा पैसा जो बार बार नहीं आता है, तो आप यहां पे ये भी लिख लोगे, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, कभी कभार ओकेजनली होता है, ये हमारा काम नहीं है, इसका धंधा नहीं है कि ये इसी से पैसा कमाना है, पैसा तो हम सेल और सर्विस करके पैसा कमा रहे हैं। ये कभी कभार हो जाता है जिससे या तो लाइबिलिटीज बढ़ जाता है, जैसे कभी कोई कर्जा ले लिए, कोई लोन ले लिए, उसकी वजह से हमारा लाइबिलिटीज बढ़ गया, पैसा तो आया बट वो लाइबिलिटीज बढ़ा दिया। दूसरा होता है एसेट कम हो जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर। क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंट नहीं है, बार बार नहीं आता है, बार बार ऐसा रिसिप्ट नहीं आता है। अब बोलोगे बार बार रिसिप्ट नहीं आता, रिसिप्ट नहीं आता। चलो अब ये समझ में आ गया कि ऐसा कोई पैसा जो हमारा बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, जो बार बार नहीं आता, और वो या तो एसेट को घटा देता है या लाइबिलिटीज को बढ़ा देता है, तो वो हमारा क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे मैं बता ही दिया हूं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या, या तो लाइबिलिटीज को बढ़ाएगा या एसेट को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सबसे पहली बात ये बैलेंस शीट में जाता है, सोन इन बैलेंस शीट, सोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में, सोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, और यहां पे दो चीज हो सकता है, या तो एक लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में दिखेगा, इंक्रीज करेगा लाइबिलिटीज, ठीक है, या दूसरा हो सकता है और रिड्यूस द एसेट, एसेट को कम कर सकता है, रिड्यूस द एसेट। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट का। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल्स, एक तो हो सकता है बैंक लोन, बैंक से कर्जा लोगे, पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा लेकिन साथ में लाइबिलिटीज को बढ़ा देगा। दूसरा बैंक लोन हो गया, दूसरा हो गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम किसी एसेट को बेच देंगे तो हमारा क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा, पैसा तो आएगा लेकिन हमारा एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हम अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर, ये भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, इंटरनल लाइबिलिटीज को बढ़ा देता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कर ले, तो अगर हम कोई मान के चलो शेयर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, इससे जो पैसा आ रहा है ये सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है।
ठीक है। अब देखो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को समझना बहुत जरूरी है, तभी फिनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से बना पाओगे। आई होप आपको इसमें क्लियर करना, अगर एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो दूसरा बार देखो, लेकिन हर एक पॉइंट इस चैप्टर का आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप फिनेंशियल स्टेटमेंट में फिर अच्छे से समझ नहीं पाओगे। चलो, तो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट समझ लिए। चलो, अब आप लोग फटाफट सेकेंड पॉइंट यानी कि रिसिप्ट का, कैपिटल रिसिप्ट हमने देखा। अब हम लोग हेडिंग डालो, हम लोग हेडिंग डालेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम लोग सीखने वाले क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आमदनी होती है उसको बोला जाता है, जिसके लिए हम धंधा करते हैं वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। हम फटाफट लिखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स विच arise out of नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा पैसा जो हमारा धंधा करने से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी करने से पैसा आ रहा है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो हम धंधा कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। चलो, अब ये रिसिप्ट कोई एसेट या लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहा है। डू नॉट क्रिएट एनी एसेट लाइबिलिटीज, डू नॉट क्रिएट, डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज। रिसिप्ट के वजह से, इस रिसिप्ट की वजह से कोई लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रहा है। डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज और नॉर नॉर रिड्यूसेस द एसेट। ना तो लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, ना रिड्यूस कर रहा है एसेट को। नॉट रिड्यूसेस द एसेट, डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज एंड नॉट रिड्यूसेस एनी एसेट। ना तो लाइबिलिटीज को कोई बढ़ा रहा है, ना एसेट को कम कर रहा है। ठीक है। और आप बोल सकते हो ऐसा पैसा जो जनरल पर्पस के लिए मिला है। रिसिप्ट विच आर, रिसिप्ट विच आर इन जनरल पर्पस, जो जनरल पर्पस के लिए है, जो जनरल पर्पस के लिए है एंड नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो जनरल पर्पस के लिए है एंड नॉट फॉर स्पेसिफिक, नॉट फॉर स्पेसिफिक। ये हो गया। और चौथा पॉइंट, इट इज रेकरिंग इन नेचर, हर मंथ होता है, हर साल होता है, यानी बार बार होता है। ये रेकरिंग नेचर का है, बार बार होता है, फ्रीक्वेंट होता है। ये पैसा, ये आमदनी बार बार आता है। इट इज रेकरिंग इन नेचर, यानी ऐसा आमदनी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है और जो आमदनी बार बार आ रहा है, हर साल आ रहा है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो सर ये आमदनी है, ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू के लिए हम क्या एंट्री करते थे। रेवेन्यू के लिए हम लोग जब भी रेवेन्यू बुक करते थे तो हम क्रेडिट करते थे रेवेन्यू अकाउंट, क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। जैसे अगर मान के चलो सेल से आया है तो सेल्स को क्रेडिट करते थे, सर्विस से पैसा आया है तो सर्विस को क्रेडिट करते थे, जो भी करते थे हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। दूसरा, इसको हम फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहा दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे सोन अंडर क्रेडिट साइड। कहा दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। चलो, इसके बारे में दो चार एग्जाम्पल भी देख लो, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, गुड्स को बेचेंगे, सेल ऑफ गुड्स। कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे मान के चलो हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो ट्यूशन से फीस लेते, तो सर्विस ट्यूशन फीस हमारा क्या हो जाता, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो जाता। ठीक है। कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट है, बाकी जो भी कोई विशेष पर्पस के लिए आपको नहीं दिया है, नॉर्मल आपका रिसिप्ट है, तो मिसलेनियस रिसिप्ट, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर ली, हमने कैपिटल रिसिप्ट की बात कर ली, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ली, हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर ली, हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ली। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, रेवेन्यू लॉस। ये क्या होता है, रेवेन्यू लॉस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कवर नहीं होता, इसको मैं अलग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेवेन्यू लॉस क्या होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो लॉस हो जाता है,
उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस। जैसे डेटर को हम उधार बेचे और वो पैसा डुबा दिया, तो ये कोई खर्चा तो नहीं हुआ, ये कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ जिसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक लॉस हो गया जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज हुआ। जैसे कि फैक्ट्री में आग लग गया और गुड्स की चोरी हो गई, तो ये कोई खर्चा तो नहीं, एक्सपेंडिचर तो नहीं है, इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक रेवेन्यू लॉस हो गया। ठीक है, ये अब देखो दोनों में अंतर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू लॉस में देखो दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। अकाउंटिंग की बात करें तो रेवेन्यू लॉस भी पीएनएल अकाउंट में जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पीएनएल अकाउंट में जाता है। बट अंतर क्या है, तब सर अलग से क्यों बता रहे हो, वहीं पे बता देते। अब देखो रेवेन्यू लॉस में क्या हो रहा है कि आपका कुछ आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, बट आपका नुकसान हो रहा है। जैसे आप उधार बेच दिए थे डेटर को, वो पैसा डुबा दिया, बैड डेट्स हो गया, तो यहाँ पे आप कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका लॉस है। तो रेवेन्यू लॉस आपको कोई बेनिफिट नहीं लेके दे रहा है, बट जो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते थे ना, जो भी आप खर्चा करते थे, आपको बेनिफिट देके जाता था। तो आप स्टाफ को सैलरी वैसे नहीं देते हो, वो काम करता है आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करता है, तब आप स्टाफ को सैलरी देते हो। किराया वैसे नहीं देते हो, आप उस बिल्डिंग को यूज करते हो, आपको कोई बेनिफिट मिलता है तब। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको बेनिफिट देता है इसीलिए आप खर्चा करते हो। बट ये रेवेन्यू लॉस आप बोल सकते हो एक प्रकार का दुर्घटना हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है, आपको बदले में कुछ दे के नहीं जाता। तो इसके बारे में हम लोग फटाफट दो चार लाइन लिख लेंगे। रेवेन्यू लॉस क्या होता है, एक ऐसा लॉस विच arise during the normal course of business। ऐसा लॉस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हुआ, वो लॉस हुआ है, अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। किस वजह से हुआ है, तो आपका कोई एसेट क्या हो गया, फॉल हो गया उसका वैल्यू, ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू कम हो गया और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो गया ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसके वजह से लॉस हो गया। जैसे अगर एग्जांपल की बात कर ले तो एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल में क्या होगा, एक तो बैड डेट्स का लॉस, बैड डेट लॉस, बैड डेट्स लॉस। दूसरा क्या हो सकता है, लॉस ऑफ गुड्स, और भी कुछ हो सकता है ऐसा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट, चोरी हो गया या आग लग गया, ठीक है, उसके वजह से नुकसान हो गया, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू लॉस है। अब सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, सर रेवेन्यू लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सेम होता है जैसा हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का करते हैं, बस इसमें क्या होता है कि सेम होता है, डेबिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी पीएल अकाउंट में दिखाते थे, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो सर दोनों में अंतर क्या है वो भी एक लाइन में बता दो कि रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस दोनों में अंतर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक लाइन में इसका अंतर यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो कुछ बेनिफिट देके जाता है, आप स्टाफ को सैलरी देते हो तो वो काम करता है, ब्रिंग सम बेनिफिट, ब्रिंग सम बेनिफिट्स टू द बिजनेस, ब्रिंग सम बेनिफिट टू द बिजनेस। और यहां पे लॉस हो जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, नो बेनिफिट, नो बेनिफिट टू द बिजनेस, को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये था डिफरेंस रेवेन्यू लॉस, ये था डिफरेंस रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। तो हम लोग इस चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू लॉस सब कुछ अच्छे से समझ लिया। अब चैप्टर हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट, वो शुरू करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताना। आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट्स करना, और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ज्यादा बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और अच्छे से आप लोग के लिए क्लासेस ला सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।